हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, जिसे बेबी ब्लूज भी कहा जाता है और ये ज्यादातर लेडीज में आफ्टर डिलीवरी देखा गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है? अगर इसकी बात करती हूँ हिंदी मीनिंग की, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब होता है खोने या बिछड़ने का डर, और ब्लूज का मतलब होता है अवसाद या फिर निगेटिव थॉट। तो इसी से रिलेटेड हमारा एक सिचुएशन बनता है आफ्टर डिलीवरी कुछ दिनों के लिए, 1 से 2 महीने के लिए, डिपेंड करता है लेडीज टू लेडीज पे। तो ये क्या होता है कि कुछ दिनों तक मदर को स्लीपलीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें नींद अच्छे से नहीं आती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, होपलेसनेस हो सकता है, एक इमेजिनरी फियर होता है, उन्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है। ये सारे सिचुएशन को अगर हम इकट्ठा करें तो इसे ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि बेबी ब्लूज कहा जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हमेशा मदर ही नहीं, कभी कभी फादर भी इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं और उनके भी बहुत सारे एक्सपीरियंस वो बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से बेबी ब्लूज का सामना करना पड़ा है। बेबी ब्लूज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो मुझे समझ में आया है वो है इमोशनल फैक्टर। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए। अब कैसे, वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कि बेबी के आने से पहले हमारी बहुत सी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग में कहीं भी इम्परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। हम बेबी के लिए हर चीज परफेक्टली करना चाहते हैं, मदर के लिए हर चीज परफेक्टली करना चाहते हैं। जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो सारी चीजें हम परफेक्ट प्लानिंग कर चुके होते हैं, और जैसे ही डिलीवरी होती है तो एक मोमेंट में ही पेरेंट्स की लाइफ कंप्लीट चेंज हो जाती है। पहले तक तो हमारी सिर्फ प्लानिंग हो रही थी, पर इसके बाद में उसे एग्जीक्यूट करने का प्रैक्टिकली टाइम आ चुका होता है। और ये सबको पता है कि बेबी जो है वो अनप्रिडिक्टेड बिहेव करते हैं। हमारी प्लानिंग से एकदम अलग हो सकता है या फिर हमारी प्लानिंग समहाउ उसमें मैच कर सकती है, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। तो जहां पे हमारी प्लानिंग पूरा परफेक्ट थी, उसके बाद में जब हमारा सिचुएशन आ गया है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सारी चीजें हमारी इम्परफेक्ट होने लगती है। अचानक से रात रात भर जागना होता है। जो भी हमारा जिस भी प्रोसेस से डिलीवरी हुई हो, तो फिजिकल जो चेंजेस होता है वो एक अलग होता है। डॉक्टर्स के बहुत सारे सजेशन होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं जो अपने सजेशन लेकर आ जाते हैं। हमारी फैमिली मेंबर्स के अपने अलग अलग सजेशन होते हैं। इन सारी चीजों में जो भी हमारी प्लानिंग एज मदर या एज फादर हमने की होती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाती है और इसमें हमें समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन में हम क्या करें। कभी कभार बेबी बहुत आराम से सो रहा होता है, कभी कभार वो अचानक से ही रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये सारी सिचुएशन एकदम ऐसी हो जाती है और जिसमें बहुत सारे लोगों के आपको सजेशन मिलने लगते हैं उसी वक्त में, तो समझ में नहीं आता है और कंफ्यूजन काफी ज्यादा होने लगता है। ये सारी चीजें जो होती है वो स्ट्रेस के लिए बहुत अहम रोल पैदा करती है। डिलीवरी से पहले तक हमारा लाइफ स्टाइल एकदम अलग रहा होता है, हमारा रूटीन अलग रहा होता है, और जैसे ही हमारा बेबी आ जाता है हमारा लाइफ स्टाइल और रूटीन, हर चीज एकदम कंप्लीट चेंज हो जाता है। इसके बाद में हमारी जो लाइफ को देखने का जो नजरिया होता है वो भी एकदम चेंज हो जाता है। समटाइम जैसे कि मेरे अपने केस में मैंने देखा, जब बेबी छोटा था वो आराम से सो रहा होता था, या फिर वो रो रहा होता था, या फिर जब वो मिल्क मतलब फीड कर रहा होता था, उसे देख करके मतलब एक अलग टाइप का फील आता था, जैसे कि ये एकदम छोटा बेबी है, इसे कुछ भी नहीं पता है, वो पूरी तरीके से मुझ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मैं उसके लिए पूरी दुनिया हूँ। ये चीज कंप्लीट समझ में आने लगी थी मुझे। और उसके बाद में यहाँ से ही शुरू होता था कि मतलब एक अजीब टाइप का इमेजिनरी फियर जिसको बोलते हैं, कि सपोज कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस छोटे से बच्चे का क्या होगा। सपोज कि बेबी कभी कभार एकदम अचानक से इस तरीके से रोने लगती कि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि अगर इन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे केयर नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट अ गुड मदर, या फिर मतलब मैं उसकी
इस तरीके की जो एक अजीब टाइप की फीलिंग होती है, जो बिल्कुल ही मतलब एकदम निग्लेक्टेबल है, लेकिन उस वक्त में होती ही है। इस चीज को हम उस वक्त में नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमारे अंदर वहां पे अनसिक्योरिटी आ जाती है। हम बच्चे की हंसी, उसकी खुशी के लिए हर चीज अब दाव पे लगाना चाहते हैं, हर कीमत पे हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। और क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता। और एक अजीब सी बात ये है कि ये चीज जो है वो मदर या फादर दोनों फील कर रहे होते हैं, पर फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं वो इस सिचुएशन को, या फिर बेबी मदर के जो बॉन्डिंग है वो उसको वो इस तरीके से नहीं देख रहे होते हैं, जो कि नॉर्मली होता है। 90% घरों में तो ऐसा ही होता है। तो क्योंकि उनका कहना होता है कि हमारे भी बच्चे तो बड़े हो गए हैं, सब कुछ इतना ज्यादा हो कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें उनकी मदर की या फादर की फीलिंग समझ में नहीं आती है, और मदर या फादर का जो देखने का नजरिया होता है उस वक्त को वो एकदम कंप्लीट चेंज हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है फैमिली मेंबर और मदर फादर दोनों के थॉट्स के बीच में। एवरी टाइम जब मैं अपने बेबी को देख रही होती थी तो मुझे बस यही लग रहा होता था कि मुझसे एक भी गलती ना हो जाए, एक छोटी सी मिस्टेक भी मैं नहीं करना चाहती थी उस वक्त में। उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं इसे ये रोने लगेगा, इसे भूख लग जाएगी, अगर इसने टॉयलेट कर लिया तो वो गीला में रह जाएगा, या अगर ये थोड़ा बहुत इसे चोट लग गई, मतलब एक एकदम अजीबोगरीब टाइप की उस टाइम सिचुएशन हो रही होती थी, दिमाग में बातें चल रही होती थी। और इसी चक्कर में अपना जो फिजिकल केयर होता है वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि हम रात में उतने अच्छे से सो नहीं पाते हैं, अगर हमें मतलब नहाना धोना करना हो तो लगे कि मतलब जल्दी से जाएं, कब बेबी के पास में बैठो, सनलाइट नहीं लेना, बाहर नहीं जाना, मतलब बेबी को छोड़ करके बिल्कुल ही इधर उधर हिलना नहीं होता था। और ये सारी चीजें जो होती थी वो कंप्लीट एक स्ट्रेस भरा सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए उस वक्त में काफी थी। अब मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी कि मैंने इसे एक्सपीरियंस क्यों किया। अब मैं इसका जो भी सेटलमेंट था इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले एक बार मेरी बेबी को सर्दी वगैरह हुआ था तो हम लोग उसे लेके हॉस्पिटल गए। तो वहाँ जो पीडियाट्रिशियन थी, मैंने उनसे काफी देर तक बात की, अपने सारे प्रॉब्लम को बताए, और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे सिर्फ एक बात कही। उन्होंने बोला कि कुछ हो जाएगा के डर से आप मदरहुड को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, कुछ हो जाएगा उसके लिए हम हैं, आपको कुछ हो जाएगा या बेबी को कुछ हो जाएगा उसके लिए डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अब तक तो कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा, आप मदरहुड एंजॉय कीजिए, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उनसे हर चीज डिटेल में पूछी, बेबी को किस टेम्परेचर में रखना है, उसे कैसे क्लोथिंग करनी है, मतलब हर तरीके की चीज, जो छोटी छोटी बातें थी जो मतलब मदर के दिमाग में आती है, तो वो फैमिली मेंबर तो बोलते ही है, लेकिन मैं पूरी तरीके से इंश्योर हो जाना चाहती थी कि हाँ वो सारी चीजें सही है। तो मैंने डॉक्टर से बहुत बातचीत की, और उसके बाद में 90% जो फेयर था, मतलब वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो सिचुएशन होती है वो चली गई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे चीजें सेटल होने लगी। मतलब बेबी को सुलाने के बाद में मैं अच्छे से बात वगैरह लेती थी, डाइट पे मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से लेना शुरू किया। फिर उसके बाद में थोड़ा सनलाइट में जाके बैठना शुरू किया। सनलाइट और बाहर का फ्रेश एयर बहुत ज्यादा जरूरी है बेबी और मदर दोनों के लिए। तो क्योंकि मदर को ट्रेडिशनली एकदम एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल ही फ्रेश एयर वगैरह से एकदम दूर रखा जाता है, शायद ये इसीलिए होता होगा क्योंकि उन्हें कंप्लीट रेस्ट देने के लिए इस तरीके की चीजें होती होगी, जो कि अपने अपने टाइम के लिए सही है। लेकिन मतलब उनको फ्रेश एयर और सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को हील करने। बहुत से एक दो जो मेरी फैमिली में थे उनके भी बेबी वगैरह हुए थे, तो मैंने उन लोगों से भी बात की कि किस तरीके से डाइट वगैरह लिए, और फिर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाने के बाद में सारी चीजें धीरे धीरे सेटल करने लगी। और सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को शांत किया और ये समझाया कि हाँ ठीक है, जो मेरे पीडियाट्रिशियन ने बोला है कि हाँ कुछ हो जाएगा तो वो लोग संभाल लेंगे। तो जब भी कुछ मुझे प्रॉब्लम होती थी तो उन्हें फोन करती थी या फिर हम लोग हॉस्पिटल ही चले जाते थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगी। कैरियर की बात करूँ तो मैं एक इंस्टीट्यूट ओनर थी,
तो उससे पहले तक मैं इंस्टीट्यूट चलाती थी तो कंप्लीट इंगेज रहती थी। उसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो 2-3 महीने के बाद में मैं वहां से चली गई अपने मायके। तो हुआ क्या कि वो कंप्लीट छूट गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूसरे टीचर के ऊपर में डिपेंड करके तो फिर मतलब वो चीजें कंप्लीट, मतलब मेरा जो ध्यान था वो बिल्कुल ही यहाँ से हट गया कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद मैं प्रेगनेंसी पे फोकस करने लगी तो ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रहा। उसके बाद में आफ्टर डिलीवरी जब आप थोड़े से फ्री हो जाते हो और हमारा जो प्लानिंग होता है कि हमारा बेबी आ जाने के बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर उसके बाद में देखा कि बिल्कुल ही इंगेज हो गई हूँ इसमें। तो थोड़ा थोड़ा मतलब अपने कैरियर के बारे में भी थोड़ा बहुत चिंता होने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा बेबी हमेशा से, मुझे अपने बेबी को मेरी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि मेरा वीकनेस। तो मैंने सोचा कि जैसे ही मेरा बेबी 3 से 4 साल का हो जाएगा, थोड़ा बहुत समझने लायक, तो मैं उसे हर चीज में इंगेज करूंगी। मतलब मैं उसे छोड़ करके कभी भी 9 to 5 का जॉब नहीं करना चाहती। मैं वो कोई भी काम करना चाहती हूँ जिसमें कि मेरा बेबी इंगेज हो सके, मेरे साथ में रह सके और मेरे प्लान। और जब मैंने इस तरीके से सोचा तो मेरे पास में हजारों प्लानिंग आ गए, क्योंकि मैं जॉब करती नहीं थी, बिजनेस में ही इंगेज हूँ। तो हजारों तरीके के बिजनेस दिमाग में आने लगे कि हाँ मैं अपने बेबी को लेके ये चीज कर सकती हूँ परफेक्टली। तो ये सारी चीजें भी मेरे दिमाग से डर धीरे धीरे करके निकल गया। और इसके बाद में सारा चीज धीरे धीरे मैंने अपने रूटीन को सेट कर लिया। मुझे कब नहाना है, कब खाना है, क्या खाना है, मेरे बेबी को किस तरीके से नहाना है, किस तरीके से मतलब उसे मसाज देना है। फिर मैंने अब थोड़ा बहुत अपने रिसर्च करके, जैसे कि फैमिली मेंबर्स कुछ अगर बोल भी रहे हैं और मुझे वो चीज ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने उसे सीधा मना करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं। जो चीजें में मैं कंफ्यूज होती थी तो मैं पूछ लेती थी कि हाँ ये सारी चीजें कैसी, और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही मतलब हर चीज मैं कर रही थी। फिर उसके बाद में रूम वगैरह जो उस वक्त बहुत सारी चीजों से भर जाता है, फिर उन सारी चीजों को ठीक ठीक करना स्टार्ट किया मैंने। फिर ये सारी चीजें जब सेटलमेंट करना शुरू हुई तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही चला गया। मैं कहना चाहती हूँ हर पेरेंट से कि अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो इसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको निगेटिव थॉट्स आते भी हैं, अनसिक्योरिटी आती भी है, तो उसे आने दीजिए। बस अपने जो थॉट प्रोसेस है इसे थोड़ा सा चेंज कीजिए। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि मैंने क्या किया, आपके लिए वो चीजें अलग भी हो सकती है। तो जिस तरीके से आपको समझना है उस तरीके से समझिए और प्रॉमिस कीजिए आप अपने बच्चे से या फिर अपने आप से एक चीज प्रॉमिस कीजिए, और वो ये कि जो भरोसा ये मासूम सा बेबी आज आप पर कर रहा है, आपको वो अपनी पूरी दुनिया समझता है, तो वो भरोसा आप उसे जिंदगी भर करेंगी और आप उसका साथ हमेशा देंगी। जब जब आपको उसके साथ की जरूरत, जब जब उसे आपके साथ की जरूरत होगी, आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये भरोसा, ये प्रॉमिस आप अपने बच्चे से कीजिए, अपने आप से कीजिए। और ये जो मदरहुड, फादरहुड है, ये नेचर की एक ब्लेसिंग है, आप इसे एंजॉय कीजिए। मेरे समझ से बेबी जो है वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट होते हैं। और क्योंकि मेरा कोचिंग था तो मैं जानती हूँ कि बच्चे को सही से परवरिश करना कितना ज्यादा वैल्यूएबल होता है उनके फ्यूचर के लिए। और क्योंकि हमारा बेबी ही हमारा सब कुछ है, तो इनके ऊपर अगर हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंप्लीट टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कैरियर का क्या मतलब है। तो ये भी एक कैरियर ऑप्शन ही है कि हमारा बेबी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो, हेल्दी ग्रो हो, सिर्फ फिजिकली नहीं, उसका मेंटल हेल्थीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक वीडियो में इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से बच्चों का मेंटल हेल्थ उनके फ्यूचर के लिए, सोसाइटी के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी एंड स्क्रीन में। और बस आज के लिए यही था और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।